नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज अपने बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो इस बार जो पैटर्न किया है यूनिवर्सिटी ने, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो है सिस्टम रहेगा आपके। उसी सीक्वेंस में आज अपने पहली क्लास लेके आए हैं, जिसमें अपने कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। दोनों पेपरों में बात करेंगे, दोनों पेपर में अपने बात करें। आपके सेमेस्टर फर्स्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आप सभी को पता है कौन सा है, फिजिकल ज्योग्राफी, यानी हिंदी मीडियम है। इंग्लिश के लिए अलग से अपने क्लास लेके आएंगे। पहला जो पेपर है आपका वो है भौतिक भूगोल, और दूसरा जो पेपर है आपका वो है संसाधन और पर्यावरण, संसाधन एवं पर्यावरण। तो इन दोनों पेपरों का जो है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और इसी सीक्वेंस में अपने जो पहला आपकी जो चैप्टर है, क्लास है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और ज़्यादा नहीं तो इस 50 क्वेश्चनों के इस क्लास में आपके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो मेन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी का जो है एमजीएस यूनिवर्सिटी, उसमें पूरे आने की संभावना रहेगी। तो अपने इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भूगोल में संसाधन क्या है? भूगोल के अंदर संसाधन क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं, कुछ भी जिसका उपयोग मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। भूवैज्ञानिक संरचनाएं, ऑप्शन डी में है जलवायु पैटर्न। तो पढ़ के देखिए कौन सा आंसर होगा। संसाधन किसे कहते हैं, यानी इसमें आपसे पूछा गया कि संसाधन कहते किसको हैं। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। कैसे कि कुछ भी जिसका उपयोग मानवीय जरूरतों के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? संसाधन। यानी संसाधन की डेफिनेशन की अगर अपने बात करें कि संसाधन का मतलब है कि वो सारी चीजें जो प्रकृति में अपने को मिलती है, जो मानवीय आवश्यकताओं को, जो ह्यूमन नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी जो घटक हैं, उनको अपने क्या बोल सकते हैं? संसाधन। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए वायु, पानी, लौह अयस्क, कंप्यूटर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक कौन सा नहीं है। तो सीधा सा मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कौन सा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। जबकि जो कंप्यूटर है वो संसाधन तो जरूर है, लेकिन वो क्या है? कृत्रिम, कृत्रिम संसाधन है, क्योंकि किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा बनाया गया है। इसलिए ये क्या है? अप्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में किस संसाधन को नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है? किस संसाधन को नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन होते कौन से हैं। नवीकरणीय का मतलब है कि जिनको रिसाइकिल किया जा सके, या जो संसाधन लगातार बने रहें, आने वाले भविष्य में भी वो लगातार उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उनको क्या बोलते हैं? अपने नवीकरणीय संसाधन। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि जैसे कोयला, कि कोयले का अगर हम एक बार यूज कर लेते हैं, वो प्रकृति में हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? समाप्त। तो ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है।
दूसरा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की भी अगर अपने बात करें तो पेट्रोलियम भी क्या है, अगर हम ये यूज करेंगे तो लगातार वो भी क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऐसा संसाधन है जो कंटिन्यूसली बना रहेगा, यानी इसको आप कह सकते हो नवीकरणीय संसाधन। और नेक्स्ट जो है वो है प्राकृतिक गैस। तो ये भी समाप्य है, ये भी समाप्य है और ये भी समाप्य है। समाप्य कौन सा नहीं है, सौर ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब थोड़ा सा और बता दूं आपको, सौर नवीकरणीय संसाधन और कौन से होते हैं। एक तो हो गया कौन सा, सौर ऊर्जा। दूसरा क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। दूसरा क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा। जल विद्युत। तो ये मुख्य मुख्य संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होंगे, या इनको आप बोल सकते हो नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। देखिए, गैर नवीकरणीय संसाधन की प्रकृति क्या है। क्या पूछा है, गैर नवीकरणीय संसाधन की प्रकृति क्या है। बिना कमी के अनिश्चित काल तक उपयोग किया जा सकता है, शीघ्र बदला जा सकता है, सीमित और समय के साथ समाप्त हो जाता है, इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर नवीकरणीय, यानी ये नवीकरणीय नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि समाप्य संसाधनों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समाप्य संसाधनों की बात हो रही है। और समाप्य संसाधनों की क्या विशेषता होती है कि वो क्या होते हैं, सीमित और समय के साथ क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी प्रकृति में ये निश्चित मात्रा में मिलते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें ऑप्शन नीचे चला गया। देखिए ऑप्शन थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ी सी है समस्या। देखिए, मिट्टी को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है, अजैविक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन और जैविक संसाधन। ऑप्शन देखिए ध्यान से। देखिए, वैसे तो ये थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन जो है डाउटफुल है, क्योंकि कुछ बुक क्या मानती है, मिट्टी को अजैविक संसाधन भी मानती है, लेकिन कुछ बुक क्या है, मिट्टी को क्या मानती है, जैविक संसाधन। तो यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो इस तरीके का अगर ऑप्शन आता है तो पहले हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि इसको किस में रखें, जैविक संसाधन में। हालांकि कुछ बुक्स हैं उनमें मिट्टी को क्या माना गया है, अजैविक संसाधन भी माना गया है। ठीक है, तो इसमें अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक संसाधन। मिट्टी को किस श्रेणी में माना गया है, जैविक संसाधन। जैविक में क्यों माना गया है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा भी होती है। जीव जंतु, छोटे जीव जंतु भी किसके अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, मृदा के अंदर रहते हैं। तो इसको अपने इसके अकॉर्डिंग किस में मानेंगे, जैविक संसाधन के अंतर्गत मानेंगे। मानव निर्मित नहीं है मिट्टी, है ना, गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अजैविक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संसाधनों के किस घटक में जनसंख्या के कौशल और ज्ञान, संसाधनों के किस घटक में जनसंख्या के कौशल और ज्ञान को शामिल किया जाता है। यह कौन सा जो है जनसंख्या जो है संसाधनों के अंतर्गत जनसंख्या के कौशल और ज्ञान, जो मानव का नॉलेज है, वो उसको किस में इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए किस में शामिल किया जाता है, मानव संसाधन में, प्राकृतिक संसाधन में,
पूंजी संसाधन में और तकनीकी संसाधन में। देखना मेन एग्जाम में क्वेश्चन में जो ऑप्शन आएंगे वो ठीक ऐसे ही ऑप्शन आएंगे कंफ्यूज करने वाले। तो मानव का जो नॉलेज है और जो ज्ञान है उसको किस में शामिल करेंगे, इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानव संसाधन, क्योंकि मानव स्वयं में अपने आप में क्या है, एक संसाधन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। संसाधन के रूप में भूमि का प्राथमिक उपयोग क्या है? यानी संसाधन के रूप में जो भूमि है, लैंड है हमारी, वो उसका प्राथमिक उपयोग क्या है? कृषि उत्पादन, ऊर्जा संसाधन, खनन कार्य, वन संरक्षण। तो सीधा सा आंसर आ जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, भूमि के रूप में भूमि का जो है प्राथमिक उपयोग क्या हो सकता है? तो इनमें सबसे पहले आप मानो प्राथमिक उपयोग तो किसमें, कृषि कार्यों में, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन ये बाद की बात है, खनन कार्य के लिए किया जा सकता है, लेकिन खनन कार्य हर जगह पॉसिबल नहीं है। वन संरक्षण के लिए भी उपयोग किया जाता है, लेकिन दूसरे सीक्वेंस में गौण रूप में किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का संसाधन है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का संसाधन है? क्या क्या ऑप्शन है? जैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है, पूंजी संसाधन है, या गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजैविक संसाधन है। सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, अजैविक संसाधन है। यानी हमारी पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वो क्या क्या है, सूर्य है। वो क्या है, सूर्य है। और वो किसकी श्रेणी में आता है, अजैविक संसाधन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर संसाधन कौन सा है? सीधा सीधा आइडिया हो सकता है, तेल है क्या सभी जगह, पानी है क्या सभी जगह, खनिज सभी जगह मिलते हैं, या वन सभी जगह मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि अपने को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 29% पार्ट पे तो क्या है, स्थल भाग। पृथ्वी के 29% पार्ट पे तो क्या है, स्थल भाग, जबकि 71% पार्ट पे इसके क्या है, जल। तो पानी जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलने वाला प्राकृतिक संसाधन आप इसको बोल सकते हो। गोलार्धों में भी अगर अपने बात करें तो उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, स्थलीय गोलार्ध। क्या बोलते हैं, स्थलीय गोलार्ध। जबकि दक्षिणी गोलार्ध को क्या बोलते हैं, जलीय गोलार्ध। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी थोड़ा सा पीडीएफ में है ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? मात्रा उपलब्ध है, भौतिक आकार, रंग और स्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक मूल्य निर्धारित करने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थान, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्थान, यानी कौन सा संसाधन कहाँ पे उपलब्ध है, तो वहां पे उसकी आर्थिक मूल्यता को निर्धारित किया जाता है। यानी जिस संसाधन की जहां पे अधिक डिमांड होगी, अधिक जरूरत होगी, उस आधार पे उसका आर्थिक मूल्य क्या होता है, निर्धारित होता है। यानी आप कह सकते हो कि जिन स्थानों पे जो संसाधन नहीं मिलता तो दूसरी जगह से जब आयात किया जाता है तो उसका आर्थिक मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
जबकि जिस स्थान पे जो खनिज निकाला जाता है वहां पे उसका आर्थिक मूल्य कम रहता है। तो इसको निर्धारित करने वाला, जो प्रभावित करने वाला सबसे ज्यादा प्राथमिक कारक है वो क्या है? स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के संसाधन समाप्त हो सकते हैं और मानव जीवन काल के भीतर प्रतिस्थापित नहीं होते? तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। किस प्रकार के संसाधन समाप्त हो सकते हैं? यहां से आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा भी पूछना क्या चाहता है। और मानव जीवन काल के भीतर क्या हो जा भीतर प्रतिस्थापित नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, नहीं होती, नहीं है या है, ये चीजें भी ध्यान रखना आंसर करते टाइम। समाप्त हो सके, नवीकरणीय संसाधन कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ये नहीं हो सकता। गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरण मतलब समाप्य संसाधन, कौन से? समाप्य, यही पूछ रहा है ये कि वो किस प्रकार के संसाधन समाप्त हो सकते हैं। तो गैर नवीकरणीय क्या हो सकते हैं? समाप्त। मानव संसाधन समाप्त नहीं हो सकता, पूंजीगत संसाधन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट ही नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गैर नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित संसाधन उदाहरण कौन सा है? मानव निर्मित संसाधन उदाहरण कौन सा है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या मानव ने बनाई है? नहीं बनाई। सोना, सोने को क्या मानव ने बनाया है? गोल्ड, सोना मतलब ये सोने वाला वो सोना नहीं है जो आप 8-10 घंटे नींद लेते हो, वो बड़ा सोना नहीं है। सोना मतलब गोल्ड, है ना। तो आपको तो जागते रहना, सोना नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। मिट्टी, मिट्टी को क्या मानव ने बनाया है? नहीं, ये भी प्राकृतिक है। तो सौर पैनल, सौर पैनल क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। सौर पैनल क्या होता है कि जो अपने सौर ऊर्जा में जो प्लेटें लगाते हैं उससे संबंधित है, तो ये मानव निर्मित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन माने जाने वाला संसाधन मुख्य विशेषता क्या है? धन माने जाने वाले संसाधन की मुख्य विशेषता क्या है? मात्रा, उपलब्धता, उपयोगिता, स्वामित्व, यानी जिसको धन माना जा सके, बताइए। राइट आंसर उपयोगिता, यानी उसकी यूटिलिटी। उपयोगिता क्या है? धन माने जाने वाले संसाधन की मुख्य विशेषता क्या है? उपयोगिता, यानी कोई संसाधन किस रूप में उपयोग किया जाता है ये उस पे डिपेंड करता है, जिसको अपने वेल्थ मानते हैं, धन मानते हैं। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन के किस घटक में मशीनरी, उपकरण और बुनियादी ढांचा शामिल है? संसाधन के किस घटक में मशीनरी, उपकरण और बुनियादी ढांचा शामिल है? पहला ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, पूंजी संसाधन, आर्थिक संसाधन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। पूंजी संसाधन, मशीनरी, उपकरण और बुनियादी ढांचा किस में शामिल करेंगे? पूंजी संसाधन में। किस में शामिल करेंगे? पूंजी संसाधन में, ठीक है। पूंजी संसाधन, ठीक है। ये आर्थिक थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखना, ये पूंजी संसाधन राइट आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट चलते हैं थोड़ा। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? गैर नवीकरणीय संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन? फटाफट बताइए आंसर। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा अभी आपको बताया था किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, यानी जो कभी समाप्त नहीं होता, असमाप्य संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा? पवन ऊर्जा। नेक्स्ट,
पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? जनसंख्या घनत्व, स्थलाकृति, मौसम का मिजाज, ज्वालामुखी गतिविधि। बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। तो ये तो प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या घनत्व तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है वो प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित नहीं करता। प्राकृतिक संसाधनों के कारण जनसंख्या घनत्व प्रभावित हो सकता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है वो प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित नहीं करते। स्थलाकृतियां, मौसम का मिजाज तो नहीं करेगा, ज्वालामुखी गतिविधियां ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थलाकृति, टोपोग्राफी, स्थलाकृति, रिलीफ, उच्चावच। इसको क्या बोलते हैं? उच्चावच भी बोलते हैं। स्थलाकृति कैसे प्रभावित करती है थोड़ा सा बता दूं। स्थलाकृति जैसे या तो कोई भाग पर्वतीय हो सकता है, मैदानी हो सकता है, या क्या हो सकता है, पठारी भाग हो सकता है। तो देखिए इन सब में भी अगर अपनी बात करें तो सबसे ज्यादा जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है या जो खनिज है, वो ज्यादा मिलने की संभावना कहाँ रहती है? पर्वतीय भागों में। उसके बाद दूसरी संभावना कहाँ रहती है? पठारी भागों में। मैदानी भागों में कम संसाधन मिलने की, खनिजों के मिलने की संभावना रहती है। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि स्थलाकृतियां जो है वो प्राकृतिक संसाधन के वितरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल विद्युत संयंत्र में बिजली उत्पन्न करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए आंसर। कोयला, प्राकृतिक गैस, पानी, हवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सही है। जल विद्युत किससे बनता है? जल विद्युत किससे बनता है? सभी को पता है, पानी से। ठीक है, जल विद्युत का उत्पादन किससे होता है? पानी से। पानी के अंदर टरबाइन लगाई जाती है। टरबाइन जैसे ही राउंड करती है तो वो क्या बनाएगी? गतिज ऊर्जा बनाएगी। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो ये अपने विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसाधन के रूप में वनों का प्राथमिक उपयोग क्या है? ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। मनोरंजन गतिविधियां, वन्य जीव संरक्षण, इमारती लकड़ी का उत्पादन, वायु शुद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इमारती लकड़ी। ठीक है, संसाधनों के रूप में जो प्राथमिक उपयोग है वो क्या है? इमारती लकड़ी। अब एक थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान रखना, इसी के तरह एक क्वेश्चन और बन सकता है कि संसाधनों का गौण उपयोग क्या होता है? संसाधनों से गौण, संसाधनों का गौण, वनों का गौण उपयोग। वनों का गौण उपयोग में किसको शामिल किया जाता है? जैसे वनों से अपने गोंद प्राप्त करना, कत्था प्राप्त करना, या कोई जड़ी बूटियों का उपयोग करना, जैसे सिनकोना वृक्ष से कुनेन की दवा बनती है। तो ये सारे उपयोग जो है वो गौण उपयोग होते हैं। ये सारे उपयोग क्या है? गौण उपयोग। जबकि इमारती लकड़ी या ईंधन की जो लकड़ी है वो प्राथमिक उपयोग होता है वनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र में मत्स्य पालन किस प्रकार का संसाधन है? फटाफट बताइए। समुद्र में मत्स्य पालन, देखिए समुद्र में मत्स्य पालन, तो समुद्र में मत्स्य गैर नवीकरणीय, कभी समाप्त होने वाला संसाधन, क्योंकि समुद्र जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाले, तो इसका मतलब है ये गैर नवीकरणीय, समाप्य तो नहीं हो सकता। नवीकरणीय, राइट आंसर क्या है? नवीकरणीय। पूंजी संसाधन भी हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? नवीकरणीय संसाधन। किस प्रकार का संसाधन है? तो क्या है? नवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। मानव संसाधन नहीं है, पूंजी संसाधन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन के रूप में खनिजों का प्राथमिक उपयोग क्या है? संसाधन के रूप में खनिजों का, किसका? खनिजों का प्राथमिक उपयोग क्या है? खाद्य उत्पादन, निर्माण सामग्री, ऊर्जा संसाधन और परिवहन। तो खनिजों का जो मुख्य प्राथमिक उपयोग किया जाता है वो किया जाता है निर्माण सामग्री में, क्योंकि प्रकृति में जो हमें संसाधन मिलते हैं उन संसाधनों का सबसे ज्यादा जो उपयोग है हम निर्माण सामग्री में करते हैं, यानी उससे कोई ना कोई उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। तो इसका प्राथमिक उपयोग क्या हो जाएगा? निर्माण सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि और कृषि के लिए कौन सा संसाधन आवश्यक है? पौधों की वृद्धि और कृषि के लिए कौन सा संसाधन आवश्यक है? वायु, पानी, जीवाश्म ईंधन, सोना। पौधों की वृद्धि और कृषि के लिए कौन सा संसाधन आवश्यक है? सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो क्या चीज है? पानी। हालांकि वायु की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा रहेगा? पानी। जीवाश्म ईंधन नहीं हो सकता, सोना नहीं हो सकता, वायु सेकंड हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी। की पौधों की वृद्धि के लिए और विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है? पानी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संसाधनों के किस घटक में धन और वित्तीय संपत्तियां शामिल है? संसाधनों के किस घटक में धन और वित्तीय संपत्तियां शामिल है? इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दें, धन और वित्तीय संपत्तियां, मानव संसाधन अपने आप में धन है, लेकिन धन और वित्तीय संपत्ति नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है। राइट आंसर पूंजीगत संसाधन। संसाधनों के किस घटक में धन और वित्तीय संपत्तियों को शामिल किया जाता है? पूंजीगत संसाधन में शामिल किया जाता है। तो एक ध्यान रखना कि संसाधन और पर्यावरण नाम ही आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। नहीं, इसमें क्या है? एक मिनट चेक कर रहा हूँ। संसाधनों के किस घटक में धन और वित्तीय संपत्तियां शामिल है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा भाई? सी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी। डी होगा, डी। क्योंकि पूंजीगत संसाधन किसमें शामिल होते हैं? आर्थिक संसाधन में। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। करेक्शन देख लेना भी। संसाधनों के किस घटक में धन और वित्तीय संपत्तियां शामिल है? आर्थिक संसाधन में शामिल है। ठीक है, तो पूंजीगत नहीं होगा, आर्थिक संसाधन। आर्थिक में ही धन शामिल होता है, आर्थिक में ही वित्तीय संपत्ति शामिल होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान रखना, इसी तरीके से कंफ्यूज करते हैं ये। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के संसाधन में कृषि क्षेत्र की भूमि, जल और खनिज भंडार शामिल है? किस प्रकार के संसाधन में कृषि क्षेत्र की भूमि, जल और खनिज भंडार शामिल है? बताइए राइट आंसर फटाफट। जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, पूंजीगत संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है किस प्रकार के संसाधन में कृषि क्षेत्र की भूमि, जल और खनिज भंडार शामिल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी। ऑप्शन आगे पीछे दे रखे हैं ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। ये सारे के सारे क्या है? भूमि, जल और खनिज, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से देखें तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, और ये क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन के रूप में वायु का प्राथमिक उपयोग क्या है? देखिए, संसाधन के रूप में वायु का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्पादन करना। उपयोग तो है लेकिन प्राथमिक नहीं है। परिवहन, उपयोग तो है लेकिन प्राथमिक नहीं है। खाद्य उत्पादन, उपयोग तो है लेकिन प्राथमिक नहीं है। सांस लेना, ये वायु का क्या है? प्राथमिक उपयोग है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के संसाधन में लोगों के पास मौजूद ज्ञान और कौशल है वो शामिल है? किस प्रकार के संसाधन में लोगों के पास मौजूद ज्ञान और कौशल शामिल है? तो इसका तो आंसर पता ही है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव संसाधन। ये शायद इस तरीके का पहले भी क्वेश्चन आया था क्या? ठीक है, राइट आंसर मानव संसाधन। अब ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन थे अपने संसाधन और पर्यावरण भूगोल के। अब अपनी बात करें फर्स्ट पेपर में 25 क्वेश्चनों में इस पे बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल का पहला क्वेश्चन, जिन भूकंपीय तरंगों के कारण सेल तरंगों की दिशा आगे पीछे होती है वे हैं। यानी भूकंपीय जो तरंगे हैं वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, पी, एस और एल। इसको बोलते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। तो इन तीनों तरंगों में से किस तरंग की विशेषता ये है कि सेल का मतलब यहाँ पे चट्टान है। सेल का मतलब क्या है? चट्टान है। अब कई सेल वो समझ जाते हैं कि सेल कोई, जैसे कुछ तो ये समझेंगे कि सेल जो बैटरी डलती है, घड़ियों में डलती है, वॉच में डलती है, टॉर्च में डलती है, सेल वो सेल नहीं है। और कुछ जैसे कोई मेरे जैसे इंटेलिजेंट हो तो वो सेल वो समझेगा कि मोटरसाइकिल की सेल होगी, बस की सेल होगी, कारों की सेल होगी। ये सेल नहीं है। सेल का मतलब यहाँ पे क्या है? चट्टान। तो चट्टानों की जो तरंगों की दिशा है वो आगे पीछे कौन सी भूकंपीय तरंगें जो है वो करती है? फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, पी तरंग। पी तरंग के कारण जो चट्टानें हैं उनकी जो दिशा है उनमें आगे पीछे यूं धक्के लगते हैं। तो इस वजह से जो तरंगे हैं वो आगे पीछे होती रहती है। किस भूकंपीय तरंगे जो है तरंगों में? पी तरंगों में। ठीक है, आगे भी भूकंप का क्वेश्चन है, आगे भी इसके आगे भी भूकंप है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिएक्टर स्केल का विकास किया गया था, यानी सन पूछा है, किस सन में? रिएक्टर स्केल का विकास किस सन में किया गया? तो राइट आंसर ये तो शायद पता ही होगा आपको, फटाफट बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, भूकंप मापने के जो यंत्र हैं, जो स्केल हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितने? हो सकता है आपके एग्जाम में कोई दूसरा नाम पूछ ले। तो एक को बोलते हैं रिएक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। एक को बोलते हैं मर्केली स्केल। कौन सा? मर्केली स्केल। एक होता है रोसीफेरल स्केल। ये भी याद रखना, रोसीफेरल स्केल। भूकंप मापने के जो पैमाने हैं, जो स्केल हैं, वो 3 प्रकार के हैं, रिएक्टर, मर्केली और रोसीफेरल।
तो यहाँ पे रिएक्टर आपसे पूछा गया कब इसका विकास हुआ था, तो 1935 में, 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह रेखा जो एक ही समय में भूकंप अनुभव करने वाले, वह रेखा जो एक ही समय में भूकंप अनुभव करने वाले नामक स्थानों को मिलाती है। एक ही समय भूकंप अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाती है। नामक यहाँ पे शायद गलत हो गया ना, ध्यान करना। वह रेखा जो एक ही समय में भूकंप अनुभव करने वाले स्थानों को मिलाती है। होमोसिस्मल, आइसोसिस्मल, आइसोक्रोनिक, आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन होना चाहिए था यहाँ पे ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछना ये चाहता है कि भूकंप जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने इंडिया की बात करें, कि जैसे राजस्थान में भूकंप जो है वो कितने बजे आया, इधर अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में मान लो 6:30 पे भूकंप आता है शाम को। ठीक उसी समय अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप आता है कितने बजे, 6:30 शाम को। तो इन दोनों स्थानों को आपस में मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को क्या बोलते हैं? उस रेखा को बोलते हैं होमोसिस्मल। क्या बोलते हैं? होमोसिस्मल। यानी एक ही समय पे आने वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा को किस नाम से जानते हैं? होमोसिस्मल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंपीय लहरों का अंकन जिस यंत्र से किया जाता है वह है सिस्मोलॉजी, आइसोसिस्मल, सिस्मोग्राफ, बेरोग्राफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? कि जिस विज्ञान में भूकंप का अध्ययन होता है, जिस विज्ञान में भूकंपों का अध्ययन होता है, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। यानी जिस विज्ञान में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। आइसोसिस्मल, आइसोसिस्मल क्या है? आइसोसिस्मल का मतलब है एक जैसी तीव्रता के साथ, भूकंप की जो तीव्रता है वो अगर बराबर हो तो उन दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल। यानी एक जैसी तीव्रता। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे राजस्थान में जो भूकंप आया वो आया 6.5 का रिएक्टर स्केल पे, और इसी तरीके का जो भूकंप है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी कितना आया? 6.5 का। तो इन दोनों स्थानों को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? उसको आइसोसिस्मल। ठीक है, आइसोसिस्मल। यानी एक ही तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल। सिस्मोग्राफ, तो भूकंपीय लहरों का अंकन किस पे किया जाता है? सिस्मोग्राफ पे किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला ऑप्शन भी देख लो, बेरोग्राफ। बेरोग्राफ से क्या मापा जाता है? वायु दाब। वायु दाब का मापन किस में किया जाता है? बेरोग्राफ में किया जाता है। तो चारों ऑप्शन ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सबसे तेज गति वाली भूकंपीय लहरें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई किंतु परंतु आपके नहीं होना चाहिए। सबसे तेज गति वाली भूकंपीय लहरें कौन सी होती है? तो राइट आंसर पी। मैंने आपको बताया था पी को प्राइमरी, एस सेकेंडरी, एल धरातली है। तो पी की जो गति है वो सबसे ज्यादा होती है। पी की गति क्या है? सबसे ज्यादा। और क्या विशेषता है? पी की विशेषता ये है कि तीनों अवस्थाओं में से गुजर सकती है। तीनों अवस्थाओं में से गुजर सकती है। अब तीनों अवस्थाएं कौन सी है? यानी ठोस,
तरल और क्या, गैस, यानी तीनों अवस्थाओं में से गुजर सकती है। साथ में यह भी ध्यान रखना कि पी तरंग की जो सबसे ज्यादा गति है वो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी भूकंपीय तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर सकती है, तो ये भी आंसर आपका क्या रहेगा, पी। एस तरंग की क्या विशेषता है, इसकी गति जो है एस की पी से कम होती है, पी से गति क्या है, एस की कम होती है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है, ये विशेषता ये है कि केवल और केवल किस में से गुजरती है, केवल ठोस में से। एस तरंग, एस वेव जो है वो केवल और केवल ठोस माध्यम को ही क्रॉस कर सकती है। जैसे ही कोई भाग तरल या गैसीय अवस्था आ गई तो एस तरंग क्या हो जाएगी, या तो अपना रास्ता बदल देगी या फिर क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। उसके बाद एल तरंग, इसको धरातलीय तरंग बोलते हैं। ये धरातल के सबसे बाहर वाले भाग में चलती है। इसको लॉन्ग वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव या लव वेव भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एचडी लव के द्वारा खोजी गई थी तो इसलिए इसको लव वेव भी कहते हैं। तो धरातलीय तरंगे हैं। तो इसमें सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सी है, पी तरंग है, पी लहर है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, एक और भी इसमें पूछा जाता है कि अब आपसे ये पूछ ले कि सबसे अधिक जो विनाशकारी तरंग है वो कौन सी है, यानी सबसे अधिक जो नुकसान हो सकता है वो तरंग कौन सी है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपका राइट आंसर होना चाहिए एल वेव। कौन सी तरंग, धरातलीय तरंग। जो क्षति पहुंचाती है वो सबसे ज्यादा कौन सी पहुंचाती है, धरातलीय तरंग। कौन सी, धरातलीय तरंगों के द्वारा सबसे ज्यादा क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति किस स्थान से होती है, इन्हें कहते हैं। भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है उसे कहते हैं। यह ध्यान रखना थोड़ा सा लैंग्वेज में, किस स्थान से होती है इन्हें कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा कि भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति का स्थान पूछा है। क्या पूछा है, उत्पत्ति का, यानी जहां पे भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति सबसे पहले होती है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका भूकंप मूल। अब बाकी के बारे में भी बता दें कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है, भूकंप की जो लहरें हैं, तरंगें, सबसे पहले धरातल के अंदर जहां पे इनकी उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, भूकंप मूल, या इसको क्या बोलते हैं, फॉक्स। क्या बोलते हैं, भूकंप मूल या फॉक्स। ये 90 डिग्री के एंगल पे, राइट 90 डिग्री के एंगल पे धरातल के ऊपर सबसे पहले जहां पे अनुभव की जाती है, जहां पे महसूस की जाती है, उस स्थान को बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। और इस अधिकेंद्र को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। तो अधिकेंद्र, एपी सेंटर, ये तो कट ही गए। भूकंप क्षेत्र हो नहीं सकता। भूकंप क्षेत्र तो उसको कहेंगे जहां पे भूकंप अनुभव किया गया है, कुल टोटल एरिया को क्या बोलेंगे, भूकंपीय क्षेत्र बोलेंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप मूल। तो अब आपसे यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जहां पे भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र, अंदाजा लगाइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली, सिंधु गंगा का मैदान, हिमालय, समुद्र तटीय भाग। राइट आंसर हिमालय। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। भारत को जो सबसे ज्यादा भूकंपों का खतरा है वो कहां पे है, किस क्षेत्र में है, हिमालय क्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, पातालीय चट्टान है, सब यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन में शायद
गड़बड़ हुई है। पातालीय चट्टान, सबग्लेशियल चट्टान, पैठिक रॉक, अल्ट्रा बेसिक रॉक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। आंसर तो आ गया अपना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट आंसर क्या है, पातालीय चट्टान। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं, पातालीय चट्टानें हैं, धरातल के आंतरिक भाग वाली चट्टानें हैं। पैठिक कौन सी होती है, पैठिक लावा कौन सा होता है, पैठिक रॉक कौन सी होती है, तो वो अपने आगे कभी नेक्स्ट क्लास में जो अपने करेंगे तो उस पर करेंगे जिक्र। नेक्स्ट, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, जेम्स हटन, थॉर्नबरी, डेविस, डटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, जेम्स, सॉरी हाँ ठीक है, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स हटन। किसने, हटन ने। अब देखिए कंफ्यूज करने वाले क्या होते हैं, या तो हटन और डटन, दोनों एक जैसे से नाम। अब डटन ने क्या किया था, ये ध्यान रखना, इसने क्या किया था, समरूपता, या इसको कह सकते हो आप समस्थिति, समस्थिति की जो संकल्पना है उसके बारे में बताया था, किसने, डटन ने। समस्थिति, या इसको क्या बोल सकते हो आप, आइसोस्टेसी, क्या बोल सकते हो, आइसोस्टेसी की संकल्पना किसने दी थी, डटन ने दी थी। तो ध्यान रखना, एक रूपतावाद का सिद्धांत किसका है, जेम्स हटन का है, जबकि समस्थिति या समायोजन की जो संकल्पना है या आइसोस्टेसी की जो संकल्पना है वो किसने दी थी, डटन ने दी थी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी चट्टानें बनती है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इधर गया, देखना। अवसादी चट्टानों का निर्माण, चट्टानें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। चट्टानें कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, आगन्य, अवसादी और कौन सी, कायांतरित। आगन्य, अवसादी और कायांतरित 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पूछा गया आपसे कौन सी अवसादी चट्टानें कैसे बनती है, उच्च तापमान, उच्च दाब के कारण, गर्म पदार्थों के ठंडा होने के कारण, अपक्षय और क्षरण प्रक्रियाओं के माध्यम से, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। तो बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपक्षय और क्षरण, यानी आगन्य या कायांतरित चट्टानें जब टूटती है तो उनका मलबा जहां पे डिपॉजिट होता है, जहां जमा होता है, वहां पे जो चट्टानें बनती है उन चट्टानों को क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, अपक्षय और क्षरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, संपूर्ण सतह के सबसे बड़े भाग पर कौन सी चट्टान पाई जाती है, ये देखिए, फटाफट बताइए आंसर, ध्यान से पढ़ना। संपूर्ण सतह के सबसे बड़े भाग पर कौन सी चट्टान पाई जाती है, सतह के सबसे बड़े भाग पर कौन सी चट्टान पाई जाती है, आगन्य, अवसादी, रूपांतरित, रूपांतरित या कायांतरित एक ही बात है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा एक और बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान कौन सी चट्टान का है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आगन्य। क्या होना चाहिए, आगन्य। कि पृथ्वी के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान तो किसका है, आगन्य चट्टान का है।
जबकि पृथ्वी का सबसे ज्यादा जो भाग ढका हुआ है वो किस चट्टान से है, वो अवसादी से है। यहाँ एक थोड़ी सी बात और बता दूं कि पृथ्वी के निर्माण में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो योगदान है किसका, आग्नेय का। कितना योगदान है, लगभग 95% पार्ट आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है, जिनका निर्माण ज्वालामुखी लावा के कारण होता है, ठीक है। जबकि संपूर्ण पृथ्वी का ढका हुआ भाग, अब देखिए निर्माण में तो सबसे ज्यादा कौन सी है, आग्नेय, जबकि क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा भाग पर फैली हुई चट्टान कौन सी है, तो वो चट्टान कौन सी है, अवसादी। और अवसादी संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 75% भाग पर 75% भाग पर फैली हुई है। कौन सी चट्टान है, अवसादी। तो यानी क्षेत्रीय विस्तार तो सबसे ज्यादा किसका है, अवसादी का, जबकि संपूर्ण पृथ्वी की बनावट में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो किस चट्टान का है, वो आग्नेय चट्टान का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। संपूर्ण पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पे कौन सी है, अवसादी चट्टान। राइट आंसर ऑप्शन है बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चूना प्रधान चट्टान है, फटाफट बता दीजिए। ये तो ग्रेनाइट, लोइस, डोलोमाइट और सिस्ट। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डोलोमाइट। क्या हो जाएगा, डोलोमाइट। निम्नलिखित में से कौन सा चूना प्रधान, जिसमें चूने की मात्रा अधिक है, तो कौन सी है, डोलोमाइट। ग्रेनाइट कौन सी है, आग्नेय चट्टान है, आपको पता होगा कौन सी है, आग्नेय है, ठीक है। लोयस क्या है, पवनों के द्वारा जो मिट्टी जमा की जाती है उसको क्या बोलते हैं, लोयस बोलते हैं, ठीक है। शिस्ट क्या है, ये कायांतरित चट्टान है। सेल से क्या बनता है, सेल से स्लेट बनता है। क्या बनता है, स्लेट। स्लेट से क्या बनता है, शिस्ट बनता है। तो ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ये पवन के द्वारा जो उड़ाकर लाई गई, जमा की गई मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, लोयस। तो एक ऑप्शन बचा अपने पास, कौन सा, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क कंदराओं से टपकते जल के चूना युक्त निक्षेप को क्या कहते हैं। बताइए भी। क्या कहते हैं, राइट आंसर स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेक्माइट है, स्टेलेक्टाइट है, डिप्स्ट्रॉन है, ट्रेवटाइन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंदराओं की छत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेलेक्टाइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेलेक्टाइट। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ये आपको अच्छी तरीके से मैंने क्लास में तो बताए थे, थोड़ा सा और देख लो। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें स्टेलेक्टाइट। मैंने बताया था कि कंदरा की जो छत होती है उसके ऊपर से जब चूना युक्त जल नीचे टपकता है तो छत से जो ऊपर यूं इस तरीके से जो लटकते हुए भाग बनते हैं चूना के निक्षेप से, उनको क्या बोला जाता है, स्टेलेक्टाइट बोला जाता है, स्टेलेक्टाइट, ठीक है। अब यहाँ से ये क्यों लटकते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि बाहर वाले भाग में टेम्परेचर कम होता है जबकि अंदर वाले भाग में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो पानी जो वाष्प बनकर उड़ जाता है, चूना छत पे यूं लटका रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। अब कुछ मात्रा में चूना धरातल पे, यानी जो कंदरा है, कंदरा मतलब गुफा,
इस कंदरा के धरातल पे भी चूना जो है वो इस तरीके से निक्षेपित होता है, इस तरीके से यहाँ पे भी स्तंभ बनते हैं, तो इन स्तंभों को बोलते हैं स्टेलेक्टमाइट। क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टमाइट। और यहाँ पे जब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्टमाइट आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ एक स्तंभ की आकृति बनती है जिसको बोलते हैं कंदरा स्तंभ। क्या बोलते हैं? कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ। यहाँ पे कुछ हल्की आकृति बनती है बिल्कुल ही, उसको बोलते हैं कंदरा के पर्दे। क्या बोलते हैं? कंदरा के पर्दे। तो इस तरीके से ये चूना क्षेत्रों में जो है स्थलाकृतियों को थोड़ा विशेष तरीके से एक बार पढ़ लेना तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेबो के कायांतरण से बनी चट्टान है। मैंने पहले भी बताया था, ग्रेबो का जो कायांतरण होता है उसके बाद कौन सी चट्टान बनती है? ग्रेबो से बनता है संगमरमर। सॉरी, ग्रेबो से क्या बनता है? सर्पेंटाइन। क्या बनता है? सर्पेंटाइन। सेल से स्लेट बनता है, स्लेट से फिर सेल से स्लेट बनता है, स्लेट के बाद शिस्ट बनता है, चूना जो है उससे संगमरमर बनता है। ठीक है, डोलोमाइट से भी संगमरमर बनता है। तो राइट आंसर ग्रेबो का कायांतरण किस में होता है? सर्पेंटाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा किसके कायांतरण से बनता है? आसान सा क्वेश्चन, कई बार उदाहरण देते हैं अपने। हीरा किसके कायांतरण से बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट से नहीं बनेगा, बलुआ पत्थर से नहीं बनेगा, कोयले से। किससे? कोयले से। यानी हीरा किससे बनता है? कोयला का रूपांतरण है। ठीक है, यानी हालांकि ऐसे क्या होता है कि इसमें सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले क्या बनेगा? कोयला बनेगा, और कोयला से क्या बनेगा? ग्रेफाइट बनेगा। क्या बनेगा? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट से फिर क्या बनेगा? हीरा बनेगा, डायमंड बनेगा। तो ये डायरेक्ट कहाँ से बना? कोयले से बना। तो उदाहरण अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आपको राइट आंसर क्या करना है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चूना पत्थर के कायांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? अभी आपको बताया था चूना पत्थर से। चूना पत्थर से क्या बन जाएगा? संगमरमर। यानी चूना पत्थर का रूपांतरण भी संगमरमर है। संगमरमर। ठीक है, डोलोमाइट से भी, पीछे क्वेश्चन आया था शायद, डोलोमाइट से भी क्या बनता है? संगमरमर। संगमरमर। ठीक है, मार्बल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु निर्मित चट्टान कौन सी है? फटाफट बताइए आंसर। अभी आपको पीछे बताया था, पीछे एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, आपको बताया था वायु निर्मित चट्टान कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोयस। यानी वायु के अपर्दन के द्वारा जो निक्षेप होता है उसको क्या बोलते हैं? लोयस। और विश्व में आपसे पूछे कि लोयस के सबसे बड़े मैदान कहाँ मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? चीन में। और इस लोयस मैदान का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किया था रिचथोफेन ने। रिचथोफेन के द्वारा अध्ययन किया गया था लोयस के मैदानों का। ठीक, हिमोड किसको कहते हैं? हिमोड ये जो है आपके ग्लेशियर वाले भागों में मिलने वाला जो निक्षेप है उसको क्या बोलते हैं? हिमोड बोलते हैं। ग्लेशियर यानी हिमानी वाले क्षेत्रों में। फाइलाइट, चौक मिट्टी, ये क्या है? खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा परत में खालिस्तान की प्रधानता होती है। ये सीमा, सियाल और निफे, तीन परतें बताई थी किसने? याद हो तो आपके स्वेस महोदय ने। स्वेस महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग की कितनी परतें बताई है? तीन परतें बताई है। कौन कौन सी? सियाल, सीमा और निफे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सियाल, मैंने आपको बताया सियाल, सियाल SIAL, सीमा SIMA, निफे NIFE। सियाल मतलब SI + AL, सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा
सिलिका और मैग्नीशियम यानी Si+Ma, सिलिका और मैग्नीशियम। निफे यानी निकिल और फेरियम या फेरियस, निकिल या फेरियम या फेरियस यानी निकिल और लोहा, Na+Fe। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमा परत में किन खनिजों की प्रधानता है। तो सीमा में देखिए SiMa यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। माइक का भी है, ध्यान रखना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, फटाफट बता दीजिए। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। राइट आंसर 5.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, औसत दूरी, यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, औसत दूरी अपने से पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14.9। 14.9 राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14.9। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात बता दूं आपको, देखिए सूर्य जो है पृथ्वी से जो दूरी बनाता है वो दो कंडीशन में बनाता है। एक तो क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी, ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अधिकतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी की जो अधिकतम दूरी है उसको बोलते हैं अपशोर। क्या बोलते हैं, अपशोर। ये अपशोर की स्थिति है। जब सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उपशोर। क्या बोलते हैं, उपशोर, यानी पास में उपस्थित होना, नजदीक बैठना, पास में उपस्थित होना, उपशोर। अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, अपशोर। ये जो अधिकतम दूरी होती है ये होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी, 15.2 करोड़ किलोमीटर। जो न्यूनतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी की वो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब ये तो होगी अधिकतम और न्यूनतम। एक दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य की, जो दूरी है वो औसत भी होती है। कौन सी, औसत। तो औसत जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य की वो है 14.9 करोड़ किलोमीटर। ये ध्यान रखना, यानी अधिकतम जब दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी की तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपशोर। न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, उपशोर। ठीक है, ध्यान रखना ये जो अधिकतम दूरी होती है उपशोर की, अधिकतम दूरी होती है अपशोर की, ये कब होती है, ये कब कंडीशन बनती है, ये बनती है 4 जुलाई को। किस तारीख को, 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है ये होती है कब, 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी को। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, अब औसत दूरी पूछी है इसने, क्योंकि बाकी तो देखिए बाकी तो कोई ऑप्शन अपने सेट ही नहीं बैठ रहा, तो इसका मतलब क्या है, औसत दूरी पूछी जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कितनी परतों में विभाजित किया, अभी बात करके आए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो।
कितनी परतों में विभाजित किया? सियाल में किया, सीमा में किया, निफे में किया, तो उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण सौर मंडल का व्यास कितना है? फटाफट बता दीजिए। संपूर्ण पृथ्वी के सौर मंडल का व्यास कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 733 करोड़ मील। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 733 करोड़ मील। ठीक है। नेक्स्ट, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, फटाफट बता दीजिए। लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। मंगलमुखी सदासुखी क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। नेक्स्ट, सौरमंडल का आकार है, किस प्रकार का आकार है? अंडाकार, गोलाकार, तस्तरी के आकार का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। राइट आंसर अपना ऑप्शन है सी, तस्तरी के आकार का। तस्तरी के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रातः एवं संध्या तारा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांझ, सांझ का तारा, या इसको बोलते हैं भोर का तारा। क्या विशेषता होती है शुक्र की? कि सबसे पहले ये उदय होता है और सबके बाद में अस्त होता है, यानी सबसे पहले दिखाई देता है और बाद तक दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सांझ का तारा या भोर का तारा। तो देखिए, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और ये क्लासें जो है आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। इसके साथ चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, उस पर भी उपलब्ध रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।